यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव की बात सुनकर महिला के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, शुरुआत में मैंने तुम्हें अपने साथ फंसाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिर तुम सिर्फ मृत्युलोक के गूढ़ ऊर्जा धारक हो। जहां तक तुम्हारे पीछे आने की बात है, तुम मानो या न मानो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा पीछा नहीं किया, क्योंकि जिस रास्ते से तुम भाग रहे थे वही रास्ता मेरे भागने का भी था। कह सकते हैं कि यह सब एक संयोग था। एक संयोग। यह सुनकर आरव ने लगभग उस महिला को थप्पड़ मार ही दिया था। क्या एक संयोग की वजह से दो ताकतों ने मेरा पीछा किया? इस पल उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या गुस्सा करे। महिला ने अपनी बात जारी रखी। जहां तक शांग राजवंश खंडहर की ओर जाने की बात है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि किसी अज्ञात कारण से हमारे पीछे उस आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट ने महामाया पर्वत के डार्क बिस्ट्स को हमारा पीछा करने के लिए एकजुट कर लिया। तार्किक रूप से उसे इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उसने ऐसा किया। मुझे लगता है कि तुम्हें इसका कारण पता होना चाहिए। यह सुनकर आरव चुप हो गया। वह स्वाभाविक रूप से कारण जानता था, और वह यह था कि उसके भेड़िया राजा ने आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट का ध्यान आकर्षित कर लिया था। इसलिए उस आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट ने महामाया पर्वत में अन्य ताकतों का उपयोग करके उनका पीछा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरे शब्दों में, उसने यह सब खुद पर ले लिया था। यह सोचकर आरव को अपने दिल में बहुत असंतोष महसूस हुआ, और वह मुड़कर महिला की ओर देखने लगा। फिर उसने कहा, तो तुम अब क्यों नहीं चली जाती? जब तक तुम चली जाओगी वे शायद मुझे छोड़ देंगे। कम से कम वे मानवीय सैनिक मेरा पीछा नहीं करेंगे। महिला मुस्कुराने लगी और बोली, छोटे भाई, बड़ी बहन को भगाने के बारे में सोचना भी मत। बड़ी बहन निश्चित रूप से तुम्हारे साथ ही रहेगी। यह तो एक मजाक था। उसे बड़ी मुश्किल से एक शक्तिशाली सहारा मिला था, तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? क्या तुम इतनी बेशर्म नहीं हो सकती? तुम जो भी कहो, बड़ी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। संक्षेप में, बड़ी बहन ने इस जीवन में तुम्हें चुन लिया है। आखिर तुम एक राजा स्तर की विशेषज्ञ हो। थोड़ी सी गरिमा रखो, ठीक है? गरिमा? वह क्या होती है? बड़ी बहन को सिर्फ अपनी पवित्रता की जरूरत है। आरव सचमुच निशब्द था। उसे जो व्यक्ति अपनी गरिमा छोड़ देता है, उसे हराना असंभव है वाली कहावत याद आ गई। यह महिला सचमुच अपराजेय थी। छोटे भाई, क्या तुम सच में सम्राट अकादमी में शामिल नहीं होना चाहते? बड़ी बहन पर विश्वास करो, जब तक तुम अकादमी में शामिल हो जाओगे, तब तक तुम्हारी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ तुम निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे। उस समय चाहे वह साधना तकनीक, युद्ध तकनीक, अधिकार या सुंदरिया हो, तुम्हें केवल एक शब्द कहना होगा और तुम्हें उसकी अनथीन आपूर्ति मिलेगी। महिला आरव को सम्राट अकादमी में शामिल करने की कोशिश छोड़ना नहीं चाहती थी। आरव मुड़ा और उस महिला को ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आई जब उसने कहा, जिन सुंदरियों की तुम बात कर रही हो, वे कहीं तुम खुद तो नहीं हो? महिला अवाक रह गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह जल्दी ही सामान्य हो गई, और फिर उसने आरव पर एक मोहक मुस्कान फेंकी जब उसने कहा, अगर छोटा भाई सम्राट अकादमी के सम्राट रैंकिंग्स में शीर्ष 3 में जगह बना पाता है, तो मुझसे शादी करना असंभव नहीं है। हालांकि छोटे भाई में शायद अभी इसे पूरा करने की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बहन तुम्हें कम आंक रही है, लेकिन उस सम्राट रैंकिंग्स के प्रतिभाशाली लोग सच में बहुत विशाल हैं।
बेशक छोटे भाई के पास कोई मौका नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रुक जाओ, आरव ने उसे रोकते हुए कहा। मुझे तुम्हारी उस सम्राट रैंकिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझ पर अपनी कोशिश बर्बाद मत करो। इसके अलावा मुझे तुम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सच है, और जैसे ही हम उस खंडहर पर पहुंचेंगे जिसकी तुमने बात की थी, हम अलग हो जाएंगे। जब उसने देखा कि आरव सम्राट अकादमी में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो महिला ने धीरे से आह भरी। हालांकि वह अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी, और उसने एक गंभीर भाव के साथ कहा, तुम्हारी ताकत सच में जबरदस्त है, और तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। हालांकि तुम्हें यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास साधना के संसाधन और किसी शक्ति का संरक्षण और समर्थन नहीं है, तो उस व्यक्ति की उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित होंगी। खासकर समर्थन के मामले में, अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी शक्ति को अपने समर्थन के रूप में नहीं चुनता, तो उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जल्दी मर जाना बहुत आसान हो जाएगा। उसने आरव के साथ केवल एक बार ही मुकाबला किया था, लेकिन उसी मुकाबले ने उसे आरव की ताकत से बहुत चौंका दिया था। आज भी उसे उस तलवार के वार की ताकत और गति स्पष्ट रूप से याद थी। इस तथ्य के साथ कि आरव ने कहा था कि वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, इसलिए वह सच में आरव को महाचिन साम्राज्य की तरफ खींचने की उम्मीद कर रही थी। समर्थन, आरव ने व्यंग्य किया, और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, समर्थन सच में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इस समर्थन पर सच में भरोसा किया जा सकता है? अभी मेरे पास प्राकृतिक प्रतिभा है, मेरे पास प्राकृतिक क्षमता है, और मेरे पास ताकत है। इसलिए कई संप्रदाय मुझे लेने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अगर मैं मेरे इस समर्थन के हितों से जुड़ा हुआ हूं, तो वह मुझे छोड़ने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए सच्ची ताकत केवल खुद से आती है। जहां तक समर्थन की बात है, यह एक ऐसी चीज है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब उसने सोचा कि तलवार संप्रदाय उसे और उसकी छोटी बहन को सौंपने का इरादा रखता है, तो आरव के दिल में अचानक गुस्सा आ गया। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब आरव ने तलवार संप्रदाय को अपना समर्थन माना था, और उसे तलवार संप्रदाय का शिष्य होने पर गर्व था। हालांकि तलवार संप्रदाय ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? पुष्प महल के केवल कुछ बुजुर्गों ने तलवार संप्रदाय के उन बुजुर्गों को उसे और उसकी छोटी बहन को बिना किसी हिचकिचाहट के सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे समर्थन का क्या फायदा? महिला का मुंह थोड़ा खुल गया क्योंकि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, और यह केवल एक हल्की आह में बदल गया। शाही परिवार के एक सदस्य के रूप में वह इस सिद्धांत को गहराई से समझती थी। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, छोटे भाई, बड़ी बहन नहीं जानती कि तुम्हें क्या हुआ है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूं। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ अगर सम्राट अकादमी तुम्हें बढ़ावा देने पर जोर देती है, तो तुम निश्चित रूप से भविष्य में शानदार ढंग से चमकोगे। जहां तक छोड़े जाने की बात है, मुझे लगता है कि अगर तुम अपने समर्थक द्वारा छोड़े नहीं जाना चाहते, तो तुम केवल मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हो और अपने मूल्य को और अधिक बढ़ा सकते हो। इस तरह तुम्हारा समर्थक तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? आरव मुस्कुराया और बोला, आखिर में क्या मुझे अंत में खुद पर ही निर्भर नहीं रहना है? जहां तक साधना संसाधनों की बात है, मैं सच में माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके अलावा
मुझे छोटे भाई कहना बंद करो, तुम मुझे आरव कहकर बुला सकती हो। यह सुनकर महिला ने एक बार फिर आह भरी। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया और वह इस युवा व्यक्ति आरव का मन बदलने के लिए अस्थायी रूप से विचारों से बाहर थी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सफलता का मार्ग असफलताओं से भरा होता है और उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। रुको! आरव अचानक मुड़ा और महिला को देखने लगा और फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने कहा, तुम्हारी मुझे सम्राट अकादमी में शामिल करने की उस तीव्र इच्छा के पीछे तुम्हारे क्या उद्देश्य हैं? यह मत कहो कि यह साम्राज्य की खातिर है, क्योंकि तुम मुझे उस तरह की इंसान नहीं लगती। महिला ने अपनी पलकें झपकाईं। कुछ देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि शाही परिवार में बड़ी बहन की पहचान साधारण नहीं है। जब ऐसा है तो साम्राज्य के लिए प्रतिभाशाली लोगों को खोजने में बड़ी बहन को क्या गलत है? क्या बड़ी बहन ने तुम्हें अभी अभी इसके बारे में नहीं बताया था? अगर तुम सम्राट अकादमी में शामिल हो जाते हो और सम्राट रैंकिंग्स के शीर्ष 10 में जगह बना लेते हो तो न केवल बड़ी बहन को शादी से भागने के लिए दोष से मुक्त कर दिया जाएगा, बल्कि मैंने इसके बजाय एक सराहनीय सेवा की होगी। यह एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा है। आरव ने संदेह भरी नजरों से महिला को देखा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि इस महिला की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि महिला ने जो कहा वह बेहद तर्कसंगत था। लेकिन उसे बस यह महसूस होता रहा कि यह महिला यह सब उन दो कारणों से नहीं कर रही थी। कुछ देर बीतने के बाद आरव ने सिर हिलाया, मुड़ गया और इन सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। महिला के इरादे कुछ भी हों, उसने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही वे शांग राजवंश खंडहर पर पहुंचेंगे वह तुरंत उस महिला से अलग हो जाएगा, क्योंकि वह सच में ऐसी बुद्धिमान और चालाक महिला के साथ नहीं रहना चाहता था। महिला ने अचानक पूछा, आरव, क्या वह महिला जिसे तुम पसंद करते हो वह मेरे जितनी सुंदर है? क्या उसकी काया मेरी काया से बेहतर है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, सबसे अच्छा है कि मैं न कहूं। मुझे डर है कि यह तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाएगा। मुझे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाएगा। महिला की भौहें उठीं जब उसने कहा, बड़ी बहन को विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में ऐसा कोई मौजूद है। उसकी आवाज में एक मजबूत आत्मविश्वास का स्वर था। क्या तुमने यह नहीं सुना कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है? आरव ने कहा, वह मेरी आंखों में सबसे सुंदर है। वैसे भी वह तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर है। नहीं, यह 100 गुना है। नहीं, तुम दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। उसे आखिरकार महिला पर एक वार करने का मौका मिला था, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से नहीं जाने देगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वह बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर है। महिला ने एक कोमल मुस्कान दिखाई जब उसने कहा, लेकिन क्या वह बड़ी बहन जितनी रोमांटिक रूप से शिक्षित है? बड़ी बहन तुम्हें एक रहस्य बताती है। बड़ी बहन को पुरुषों की सेवा करने की 100 से अधिक तकनीकें पता हैं और मुझे कुछ दर्जन प्रकार की मुद्राएं पता हैं। अगर तुम बड़ी बहन के साथ हो जाते हो तो बड़ी बहन गारंटी देती है कि तुम हर दिन हद तक आनंद लोगे। तुम्हारा क्या विचार है? आरव के होठों के कोने हिल गए। क्या वह अभी भी एक महिला है? कुछ पुरुष भी उसके जितने बहादुर नहीं होते हैं। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सच में एक मोहिनी हो। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अचानक आरव के कंधे पर थपथपाया और फिर उसने दूरी पर एक गहरे काले गड्ढे की ओर इशारा किया और कहा, छोटे भाई, हम आ गए।
दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। भूगर्भीय शांग राजवंश के खंडहरों में कदम रखते ही आरव चौंक गया। उसके सामने एक बेहद विशाल शहर की दीवार थी। दीवार 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी और उसकी चौड़ाई का अनुमान लगाना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। किसी भी हाल में इस प्राचीन शहर के खंडहर दक्षिण शांति नगर से कम 10 गुना बड़े थे। हालांकि यह भूमिगत था, लेकिन यहाँ रोशनी बहुत अच्छी थी। बेशक यह सूरज की रोशनी नहीं थी। यह चांदी जैसी रोशनी थी जो चांदनी की तरह लग रही थी, और यह अनगिनत अजीब पत्थरों से निकल रही थी जो चांदनी पत्थरों जैसे लग रहे थे। दीवार की सतह पर अधूरी और रहस्यमय तंत्र घने रूप से फैले हुए थे। हालांकि इन तंत्रों ने अपना प्रभाव खो दिया था, लेकिन उनकी घने रूप ने आरव को थोड़ा हैरान कर दिया था, क्योंकि ये तंत्र एक तंत्र संरचना थीं, एक ऐसी तंत्र संरचना जिसने पूरे शहर को घेर रखा था। तो इसके बारे में सोचना ही चौंकाने वाला था। यह तो तब है जब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था। वास्तव में यह पिछले राजवंश की शाही राजधानी है। अगर इसकी तुलना मेरे महाचिन साम्राज्य की शाही राजधानी से भी की जाए तो भी यह बहुत कमतर नहीं है। शहर के बाहर खड़ी उस महिला ने भावुक होकर आह भरी। यह सुनकर आरव होश में आया और उसकी नजर शहर की दीवार पर लगे तंत्रों से हटकर शहर के प्रवेश द्वार पर चली गई, जहां अब कोई दरवाजा नहीं था। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। हालांकि वह शांग राजवंश की शाही राजधानी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं भूला था कि 2 आत्मिक स्तर विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहे थे। महिला ने सिर हिलाया और फिर वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। जमीन पर वन्यक और सुनहरे कवच पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति प्रवेश द्वार के दोनों ओर आमने सामने खड़े थे। इस समय उन दोनों के चेहरे बेहद भद्दे थे। अपनी साधना के स्तर के साथ उनके लिए मृत्युलोक और राजसिंहासन स्तर के गूढ़ों को पकड़ना मूल रूप से बेहद आसान होता। हालांकि उन दोनों में से कोई भी अंततः उन्हें पकड़ नहीं पाया और वे बस उन्हें शांग राजवंश के खंडहरों में प्रवेश करते हुए देख सकते थे। बेशक अगर उनके पास यात्रा करने के लिए भेड़िया राजा नहीं होता तो आरव और उस महिला को निश्चित रूप से पकड़ लिया जाता, और यह तब भी होता जब वे स्ट्राइडर तंत्रों का उपयोग करते। हालांकि भेड़िया राजा की सहायता से उनकी गति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति पकड़ सके। भेड़िया राजा ताकत और हमलावर क्षमता में अग्निगर्जन शेर कबीले से कम था, लेकिन यह गति के मामले में अग्निगर्जन शेर कबीले से निश्चित रूप से आगे था। इस बात के साथ साथ कि आरव और महिला ने पहले पहल की थी, इसलिए अधेड़ उम्र का व्यक्ति और वन्यक उन्हें पकड़ने में असमर्थ थे। खंडहरों के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, इससे पहले कि वह अपने अधीनस्थों की ओर मुड़ा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जिन लोगों ने राजसिंहासन स्तर हासिल कर लिया है वे आगे बढ़े। ये सभी महल के गार्ड आखिरी समय में तैयार किए गए थे, और वह जो नेता था उसे भी आखिरी समय में तैयार किया गया था, इसलिए वह अपने इन अधीनस्थों से पूरी तरह से अपरिचित था। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनी तो 5 घुड़सवार तुरंत अपने पवन विदारक घोड़ों पर आगे बढ़े। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन 5 पर नजर डाली इससे पहले कि उसने कहा, आप 5 मेरे साथ नीचे चलो, जबकि बाकी लोग यहाँ पहरा देंगे और उपकमांडर विनय के आदेशों का पालन करेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति को वापस साम्राज्य में भेजकर यहाँ हुई हर चीज के बारे में उनके महाराज को सूचित करें। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वन्यक पर नजर डाली इससे पहले कि वह उन 5 को खंडहरों के प्रवेश द्वार में ले गया। हालांकि नीचे बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे नीचे जाना ही था, क्योंकि अगर राजकुमारी मर जाती तो कोई बात नहीं थी,
लेकिन अगर वह किसी के साथ भाग गई होती तो उसके लौटने पर उसकी निश्चित रूप से मौत ही होती, क्योंकि शाही परिवार को सबसे ज्यादा अपने इज्जत की परवाह थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने अधीनस्थों को नीचे ले गया था, इसलिए वन्यक ने भी संकोच करना बंद कर दिया। वह मुड़ा और शेरों के झुंड के लिए कुछ आवाजें निकालीं और फिर वह भी खंडहरों में घुस गया। वर्तमान में उसे अब उस महिला की परवाह नहीं थी और उसे इसके बजाय रहस्यमय युवा की परवाह थी। यह ठीक था अगर युवा एक डार्क बिस्ट था जिसने मानव रूप ले लिया था, लेकिन अगर युवा नहीं था तो यह मामला रहस्यमय और भयानक होगा, क्योंकि अगर इंसानों को डार्क बिस्टों को वश में करने का तरीका मिल गया होता तो यह निस्संदेह डार्क बिस्टों के लिए एक विशाल आपदा होती। शहर के अंदर की सड़कों पर आरव और महिला लगातार उत्सुक भावों के साथ चारों ओर देख रहे थे। आसपास के घरों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि शांग राजवंश कितना फल फूल रहा था। इसके अलावा आरव को सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की थी कि यह अकेला भूमिगत शहर ठंडा और सुनसान क्यों नहीं था, और इसके बजाय यह थोड़ा हलचल भरा था। हाँ, सड़कें ठंडी और सुनसान नहीं थीं, जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि बहुत से लोग लगातार ऊपर और नीचे जा रहे थे। बेशक यहाँ लोगों की संख्या जमीन के ऊपर के शहरों की तुलना में बहुत कम थी। आरव को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इनमें से लगभग सभी लोग पहले दिव्य स्तर के गूढ़ साधक थे, और उसने पहले दिव्य स्तर से नीचे का एक भी गूढ़ साधक नहीं देखा था। तो दूसरे शब्दों में वह मृत्युलोक में एक गूढ़ साधक होने के नाते थोड़ा खास था। कमजोरों को धमकाया जाना चाहिए, इन शब्दों का वास्तव में मतलब था, क्योंकि इस अवधि के दौरान उसने कुछ ऐसी नजरों को देखा था जिनमें दुर्भावना थी। बिना किसी अपवाद के ये सभी नजरें उसकी उंगली पर मौजूद अनंतकोश अंगूठी पर उतर रही थीं। सौभाग्य से वे सभी उस महिला से डरते थे जो उसके साथ चल रही थी, और वे सीधे आकर हमला नहीं करते थे, क्योंकि उसके साथ चल रही इस महिला ने वास्तव में अपनी साधना के आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे दूसरे उसकी साधना को महसूस नहीं कर पाते थे। हालांकि दूसरे उसकी साधना को महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन इससे वे उससे और भी ज्यादा डरते थे, क्योंकि कोई भी कितना भी मूर्ख क्यों न हो, यह साफ था कि जो व्यक्ति यहाँ आ सकता था वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो चूंकि यह महिला किसी रहस्यमयी तकनीक से अपनी आभा को छिपाने में सक्षम थी, तो इसका मतलब था कि उसकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण नहीं थी। तो हालांकि आसपास के लोगों को आरव द्वारा पहनी गई अनंतकोश अंगूठी में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। बेशक अगर ये लोग उस पर हमला भी करते तो आरव नहीं डरता, लेकिन कम परेशानी का सामना करना सबसे अच्छा था। छोटे भाई, तुम्हें इस बार बड़ी बहन को धन्यवाद देना चाहिए। अगर बड़ी बहन नहीं होती तो तुम अब तक टुकड़े टुकड़े हो गए होते। महिला ने एक नाजुक मुस्कान दिखाई और कहा, बड़ी बहन को कोई कीमती चीज नहीं चाहिए, बस बड़ी बहन को वे कुछ उच्च स्तर के तंत्र दे दो जो तुमने पहले बड़ी बहन को दिखाए थे, ठीक है? आरव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या यह महिला पागल हो गई है? वह वास्तव में मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आरव ने महिला पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी और शहर के अंदर की ओर बढ़ गया। वर्तमान में उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे पकड़ लेंगे, क्योंकि आरव खुद भी नहीं जानता था कि वह कहाँ था। तो भले ही इस शहर में बहुत कम लोग थे, लेकिन इतने बड़े शहर में उन दोनों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से अलग नहीं था। कुछ कदम उठाने के बाद आरव अचानक रुक गया और फिर वह मुड़कर उस महिला की ओर देखने लगा जो उसके साथ चल रही थी, और उसने कहा, हे,
हम उन डार्क बिस्टों और इंसानों से पहले ही बच चुके हैं, तो जाओ और जो तुम्हें करना है वह करो। मेरे पीछे मत आओ, ठीक है? महिला कुछ कहने ही वाली थी जब दो काले कपड़े पहने हुए पुरुष अचानक सड़क के एक कोने से बाहर निकल आए। वे दोनों लगभग 23 साल के थे और उनके चेहरे बेहद मिलते जुलते थे, जैसे कि उन्हें एक ही सांचे से ढाला गया हो। उन दोनों की नजरें आरव के हाथ पर लगी अनंतकोश अंगूठी पर रुक गईं और फिर उनकी नजरें आरव के साथ वाली महिला पर आ गईं। इसके अलावा उनकी आंखों में हवस और लालच बिल्कुल भी छिपा नहीं था। जब महिला ने उनकी नजरों को देखा तो उसकी काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने मूल रूप से अपनी चाबुक को घुमाने का इरादा किया था, फिर भी उसने अचानक आरव की ओर देखा। उसकी आंखें घूम गईं, इससे पहले कि वह तेजी से और सुंदर तरीके से आरव के पीछे पहुंची। उसके बाद उसने एक भयभीत भाव प्रकट किया और डरते हुए कहा, पति, मैं बहुत डरी हुई हूं। आरव ने उस महिला को बुरी तरह से घूरा। उसकी साधना के साथ क्या इस महिला को इन दो लोगों से भी डरना पड़ेगा जो सिर्फ पहले दिव्य स्तर पर हैं? यह महिला साफ तौर पर मेरा इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने उस महिला को अपनी बाहों में खींच लिया। महिला हैरान रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव, जो हमेशा सभ्य रहा था, वह अचानक इस तरह से व्यवहार करेगा। और ठीक उसी समय जब वह हैरान थी, आरव झुक गया था और उसके नाजुक और सुंदर होठों से एक चुंबन चुरा लिया था। उसके बाद उसने एक कोमल आवाज में कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब कोई मौका दे रहा हो तो उसका फायदा न उठाना केवल एक मूर्ख ही करेगा। इस महिला ने उसे ऐसा मौका दिया था, इसलिए आरव को स्वाभाविक रूप से इसका फायदा उठाना था। आरव कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था और इस महिला ने सिर्फ एक या दो बार उसका इस्तेमाल नहीं किया था। तो अंत में अब जब उसने उसका फायदा उठाया तो भी यह महिला ही थी जिसे फायदा हुआ। महिला अपने सदमे से उबर गई और उसकी आंखों की गहराई में गुस्से की एक झलक चमक उठी। उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बस भड़कने ही वाली थी। हालांकि ठीक इसी समय लंबा काला कपड़े पहने हुए पुरुष हंसा। छोटे भाई, तुम वाकई भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। तुम पहली बार शांग राजवंश के खंडहरों में आए हो, है ना? आरव ने उस महिला की ओर मुस्कुराया जो गुस्से में उसे घूर रही थी, और फिर उसने उन दो काले कपड़े पहने हुए पुरुषों की ओर देखा और कहा, इतनी बकवास क्यों? हाँ, क्या तुम दोनों मेरी अनंतकोश अंगूठी और मेरी खूबसूरत पत्नी को हड़पने का इरादा नहीं रखते? बस सीधे हमला करो, ठीक है? क्या हम सब थोड़े सीधे नहीं हो सकते? इस तरह समय बर्बाद करने का कोई मतलब है? दोनों काले कपड़े पहने हुए पुरुष हैरान रह गए। यहाँ पर लूट कौन रहा है? अपने सदमे से उबरने के बाद उन दोनों ने गुस्से वाले भाव प्रकट किए और उनमें से जो लंबा था उसने गुस्से में कहा, बच्चे, तुम वाकई अहंकारी हो, है ना? हमारा तुम पर कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन जब हमने तुम्हें इस तरह का अहंकारी व्यवहार करते देखा तो हमारे पास तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और तुम्हें। उसने अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी कि एक तलवार की रोशनी चमककर गुजरी और फिर बात कर रहे लंबे काले कपड़े पहने हुए आदमी का सिर पहले ही ताजी खून की एक धारा के साथ हवा में उड़ चुका था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।